हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक टुडे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार भी कई लेक्चर्स में हमारे 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसमें आगे हम कंटिन्यू करें। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जीएसटी रेट्स, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, चलिए। देखिए, जीएसटी रेट, जैसे कि हम लोग जानते हैं जीएसटी रेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों की हाफ हाफ रेट्स हैं, जैसे कि आपको भी पता है। ठीक है? अगर यहाँ पर सपोज़ 9% रेट है, अगर यहाँ भी 9 होगी ही, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 18। ठीक है? तो किसी भी प्रोडक्ट पर जो भी हम रेट लगा रहे हैं, उसमें जो रेट्स रहेंगी वो हमेशा ये रहेंगी। ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि जीएसटी में कितने टाइप्स की रेट है। ठीक है? सबसे पहले एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारी 14% है, तो 100% इक्विवेलेंट टू द एसजीएसटी, देन इट इज़ फुल फॉर द आईजीएसटी। इट मीन्स सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हमेशा दोनों इक्वल होंगी और इन दोनों का समीशन हमेशा आईजीएसटी होगा। ठीक है, चलो। अभी इंडिया में कितने टाइप की रेट्स हैं? 0, निल, 1.25, 1.5, 2.5, 6, 9 एंड 14। इट इज द पर्पस फॉर सीजीएसटी एक्ट। ये सीजीएसटी एक्ट के लिए है। तो एसजीएसटी एक्ट में कितनी हो जाएंगी? सेम, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये हमेशा इक्वल होती है रेट। जीएसटी रेट इक्वल टू एसजीएसटी रेट। एसजीएसटी रेट्स। अगर इन दोनों का समेशन ऑफ सीजीएसटी प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी। ठीक है, तो ये इनकी रेट्स हैं। अब देखिए क्या होता है, ये फिर से अब एक बार चेक कर लेते हैं। ये रेट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। ठीक, अब क्या होगा, मैक्सिमम रेट जो जीएसटी काउंसिल से वो जो मैक्सिमम रेट है सीजीएसटी की 20% कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये एसजीएसटी की भी रेट इतनी ही कर पाएगी और मैक्सिमम दोनों का डबल, तो 40%। तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है कि मैक्सिमम रेट दोनों की इतनी हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट पर, इनसे ज़्यादा की नहीं होगी। अगर इनसे ज़्यादा की करनी पड़ेगी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? ना, अब देखिए ज़रा स्पेशल रेट है। देखिए हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक रेट हमने जो देखी है, 6 जो रेट्स हैं हमारे पास वही हैं। लेकिन 2 सेक्टर ऐसे हैं इनके लिए स्पेसिफिक रेट डिसाइड की है जीएसटी काउंसिल ने। एक तो जीएसटी फॉर द रियल्टी सेक्टर और सेकंड वन द एयरपोर्ट ड्यूज। ठीक है? ये हमारे वैल्यूएशन चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है? चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब समझिए। जीएसटी की रेट ऐसे नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट की कुछ भी रख दी जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो प्रोडक्ट होगा उसको एक क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई मतलब कि कौन सा आइटम कहाँ रखा जाएगा, उसके हिसाब से उसकी रेट डिसाइड होगी। ठीक है? एक चीज समझ लीजिए, गुड्स के लिए हमेशा एचएसएन डिसाइड होता है और सर्विस के लिए एसी कोड डिसाइड होता है। तो एचएसएन कहाँ से बोरो किया गया, एसएसी कहाँ से बोरो किया, हम लोग ये देखते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स कैसे पता लगेगा कि सबसे पहले तो उसका एक सेक्शन होगा, एक चैप्टर होगा, हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी और टैरिफ आइटम होगा। यानी किसी भी गुड्स का कोड अगर वो लिखा गया है, सपोज ये लिखा गया है, तो ये जो डिसाइडेड करेंगे ये रिप्रेजेंट करते हैं इन चीजों। ठीक, तो अब हम इसको और समझ लेते हैं ये कहाँ से बोरो किया गया। देखिए ये लिया गया अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। इट इज बेस्ड ऑन द एचएसएन। यानी देखिए कस्टम में जब भी कोई भी गुड्स इंडिया आता है तो उसका एक एचएसएन कोड है, वहीं से ये बोरो किए गए। उसको हम लोग हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिए हर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना लिया, हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड बना दिया, वही हम लोगों ने जीएसटी में कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सर्विस के लिए। सर्विस में भी सेम ऐसे ही है, लेकिन ये मॉडिफाइड किया गया है यूएन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में। इसमें भी वेरियस सेक्शन है, हेडिंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, 99 चैप्टर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एचएसएन फॉर गुड्स और एसएससी फॉर,
हाँ, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कोड में ये टॉगल का कोड दिया हुआ है। तो पहला है 62, 13, 19 एंड 10। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? 62 चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडिंग 13, सब हेडिंग 19 एंड 10 आइटम इज 10। ठीक है, सॉरी ये हैंड कर्चीफ है टॉवल। और आल्सो इज द मेन मैन मेड फाइबर्स। यहाँ देखिए नाइलॉन मोल्डिंग पाउडर पहला 39, 30, 08, 90 एंड 10। देखिए ये भी क्या है? चैप्टर्स, नेक्स्ट टू हेडिंग, सब हेडिंग एंड देन सेम पैटर्न पर ही क्या है? एसएससी कोड। एसएससी में पहले चैप्टर 2 जो भी होता है हम लोगों को 99 चैप्टर जो पहला है वो 99 रहेगा। देन मिडिल टू रिप्रेजेंट नेचर ऑफ द सर्विसेज रहेगा एंड देन डेवलपमेंट एंड डिटेल नेचर ऑफ द सर्विस माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा था 2 पार्ट फिनिश। एक तो हमारा था जीएसटी रेट एंड सेकंड कि हाउ टू जीएसटी रेट इज इम्प्लीमेंटेड टू द प्रोडक्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन। अब जो हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हमारा जीएसटी का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। या ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवियो की जीएसटी कैसे लगेगी। ऐसे नहीं हम कभी भी किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा देंगे। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि इस प्रोडक्ट पर जीएसटी है या ऐसे जीएसटी आ जाएगा। नो, जीएसटी के लिए हमें ना 1+5 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कितनी? 1+5। अगर ये फुलफिल हो जाए तो हमारा जीएसटी उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन चेक करते हैं। जीएसटी यानी टैक्स। टैक्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था टैक्स के अंदर क्या क्या आता है। एक तो टैक्स, टैक्स मीन सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसके बाद हम लोग पेनल्टी इसी में कवर करते हैं, फीस एंड इंटरेस्ट, दीज आर द टैक्सेस। ठीक है, ये कब लगेगा? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि सप्लाई होना कंपलसरी है उसके लिए। ठीक है, सप्लाई फिर गुड्स एंड सर्विस ऑन बोथ। लेकिन इसमें एक्सेप्ट द अल्कोहलिक लिकर, ये हम लोगों ने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए, तो टैक्सेबल इवेंट वो कब बनेगा, यानी हम उस पर जीएसटी कब लायबल करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? 1+5। चलिए अब हम देख लेते हैं 1+5 कंडीशन। 1 है हमारी सप्लाई, तो सप्लाई होना कंपलसरी है किसकी? वो है गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम चेक करेंगे। फिर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस हम चेक करेंगे। फिर टैक्सेबल पर्सन, फिर हम लोग टैक्सेबल पर्सन चेक करेंगे। देन लास्ट इन टैक्सेबल टेरिटरी हम ये चेक करेंगे। जैसे सिंपल है, जीएसटी तब लगेगा कि वो जीएसटी की सप्लाई क्या होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए। और पहले तो सप्लाई भी होनी चाहिए। फिर होता है कंसिडरेशन, मतलब कि कुछ पैसे के लिए ही होनी चाहिए, फ्री में नहीं होनी चाहिए। मैं भी ओवर भी दे रहा हूँ। एक बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, या आपका बिजनेस पर्पस होना चाहिए, विदाउट बिजनेस पर्पस नहीं। जैसे कि मैंने खुद की एक कार बेची पर्सनल, तो इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, भले ही वो गुड्स है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए। टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन की मतलब कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा था एक कंसेप्ट, इसलिए मैंने बोला कि आपको ये थोड़ा सा माइंड में सेटअप रखना है। जैसे कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी एक छोटा सा कोई स्मॉल शॉपकीपर है। वो क्या कर रहा है? देखो गुड्स भी बेचता है, पैसे के लिए भी बेचता है, गुड्स एंड सर्विस प्लस पैसे के लिए, फिर बिजनेस भी है उसका, लेकिन वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। क्यों अभी टैक्सेबल पर्सन नहीं है? टैक्सेबल पर्सन की लायबिलिटी आएगी रजिस्ट्रेशन से, तो हम लोग ये भी देखेंगे। ओके, देन फिर टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब कि देखिए जैसे कि यूएसए में एक शॉपकीपर है, वो गुड्स भी बेचता है, कंसिडरेशन भी है, बिजनेस पर्पस भी है, टैक्सेबल भी है। टैक्सेबल उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा सपोज वहां के एक्ट के लिए, लेकिन वो इंडिया में होना जरूरी है। तो ये भी हमें चीजें देखनी। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या था? टैक्सेबल इवेंट्स। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज है तो वो सप्लाई होगी, लेकिन कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। अगर वो है तो हम ये देखेंगे वो बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए तो वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एग्जम्प्टेड हो, जैसे स्कूल
colleges, government, ओके, एंड सप्लाई द टैक्सेबल टेरिटरी। फिर होगा टैक्सेबल पर्सन होना कंपलसरी है, तब जाके वो टैक्सेबल इवेंट बनेगा। ओके, यहाँ तक गॉट इट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन, जो हमारी 1+5 कंडीशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो, थैंक यू।